सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। एक साथ ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes. ठीक है भाई, चलिए। तो आज रिसर्च की हमारी तीसरी क्लास है। मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़कर आने बोला था। कितने लोग पढ़ के आए हैं भाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड? संगीता पढ़ के आई है। और बाकी लोगों को समझ में आया पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव? वेरी गुड प्रियंका। और बाकी लोग नहीं पढ़ के आए हैं? निवेदिता, लता जी बताइए भाई, पढ़ के आए हो? निवेदिता? नहीं मैम, नहीं पढ़ पाई थी, गेस्ट आ गए थे। नहीं पढ़ पाए? क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? मैम गेस्ट आ गए थे आज से, क्या था? गेस्ट आ गए थे। आवाज नहीं आ रही आपकी। गेस्ट आ गए थे। और बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ के आए? निवेदिता आवाज आ रही मेरे है? एग्जाम मेरे एग्जाम से मैम छोड़े। अच्छा, सर्दी हो गई आपको? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ नहीं मैम, ये चलिए कोई बारिश बात हो नहीं। रही है ना तो सर्दी होगी। बारिश हो रही, ध्यान रखिए। पतंजलि में वैसे ही पानी भर गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। एक सेकेंड। संगीता मुझे बताइए पॉजिटिविज्म क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिविज्म? मैम पॉजिटिविज्म में एक मतलब वो साइंटिफिक वे में चलता है और मतलब वो पॉजिटिविज्म में ऐसा होता है कि वो साइंटिफिक होता है और इंडक्टिव टाइप होता है। और हाँ, इसमें मतलब हम जैसे कि अपना कोई भी, जैसे कि हमारे जो मन में आ रहा है वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक इसका प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस से ही इसको करना होता है पॉजिटिविज्म को, कि मतलब अपना अब जो हम सोच रहे हैं या फिर अपना जो भी क्रिएटिविटी है उसको हम रिसर्च में नहीं डाल सकते। जो उसका प्रोसेस है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। वेरी गुड। रितिका बताइए मुझे कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है? पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस। मैम मैंने स्टडी नहीं किया है बिकॉज आज प्रैक्टिकल क्लासेस थी मेरी, सो सॉरी आज मैं नहीं पढ़ पाई। क्या क्या? आज मैंने बिल्कुल भी एक अक्षर नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस थी। एंड जितना पढ़ा है, जितना समझ में आया उतना बताइए। पॉजिटिविज्म में बेसिक जो नॉलेज होती है उसको ही लेके चीज़ें की जाती है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम लोग अपनी साइड से भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। ये डाटाबेस नहीं होता, वो डाटाबेस होता है। अ, अच्छा, इसमें और हाँ, एक एग्जाम्पल दिया था आपने कि क्वेश्चन आंसर, तो एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं पॉजिटिविज्म में, और एक में पोस्ट पॉजिटिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और एक चीज और थी कि इस क्वेश्चन नहीं है, हाँ एक एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, हाँ आगे बताइए। एक एक्सपेरिमेंटल वे में किया जाता है, मतलब कि हम लोग खुद से करके देखते हैं
और एक होता है जो बेस पीछे का डाटा होता है, उस पर ही स्टडी की जाती है चीजों को। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए इसमें मैंने आपको डिडक्टिव इंडक्टिव के बारे में बताया था, अनिमेश बताइए डिडक्टिव मतलब क्या होता है? बताइए भाई, डिडक्टिव मतलब क्या होता है? डिडक्टिव मतलब कोई भी मुझे बताइए, क्या समझा था आपने डिडक्टिव से? मैम इसमें मतलब विशिष्ट से समान मतलब पहले अपन उसके रूल बनाते हैं, उसके बाद अपन उसका वो करते हैं, आगमनात्मक होता है आगमन। वेरी गुड, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अब मुझे बताइए क्वालिटेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म? पॉजिटिव। मैम पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट वाला पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटी होती है और वो क्वांटिटी होता है पॉजिटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है आपका पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में इसके टाइप कौन से होते हैं। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैं आपको स्लाइड प्रेजेंट करूंगी, मुझे बताइएगा हो रही है नहीं। हम थोड़ा सा रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिसर्च के टाइप के बारे में आएंगे कि होती क्या है रिसर्च के टाइप, ठीक है। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स या रिसर्च की विशेषताएं अगर हम देखें, ठीक है, तो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में आता है, तो आपको एक एक चीज स्टेटमेंट फॉर्म में याद करनी पड़ेगी। पहला होता है इसका जो विशेषता, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिविज्म की, मतलब रिसर्च की पहली अप्रोच, ठीक है, तो रिसर्च की पहली अप्रोच जो है, उस पहली अप्रोच को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता को समझें कि ये होता क्या है। यह घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के देखना होता है। मतलब जो भी चीजें हो रही हैं साइंटिफिकली, चाहे वो चीज प्रूवन होके लोगों को भले दुख पहुंचाए चाहे सुख पहुंचाए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के। मान लो आपने रिसर्च किया, किसी को एड्स का हम देख रहे हैं, आपके रिलेटिव को एड्स की प्रॉब्लम हो गई, या आपके रिलेटिव जैसे कोरोना हुआ था, ठीक है, तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे कि कहीं कोरोना के चक्कर में हमारे लोगों को हॉस्पिटल न जाना पड़े, कोरोना की जांच ही नहीं करवा रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि उससे आगे कितने लोगों को वो फैल सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए वस्तुनिष्ठता का मतलब कि आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ समान रूप से रहना चाहिए। ये भेदभाव या पूर्वाग्रह से शोधकर्ता जो होता है मुक्त होना चाहिए, और इसमें दूसरों के सम्मान को उसको लेकर चलना चाहिए कि भाई दूसरे क्या है, दूसरे जो चीज बोल रहे हैं क्या वो सच है, ये नहीं कि मेरे रिलेटिव है तो मैं उन्हीं को रख लूं अपने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता है इसमें नेक्स्ट आपका रिलेबिलिटी, आई थिंक समझ में आया होगा। हेलो, यस समझ में मैम। आया भाई? ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है। तो अनुसंधान के संदर्भ में रिलायबिलिटी मतलब किसी चीज की विश्वसनीयता। मान लो आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो, वो आपसे कितना विश्वसनीय है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। विश्वसनीय मतलब कि आपने एक बार बोला भाई कि मुझे अपने घर में रोक लेना और मैं थोड़ा आ रहा हूँ आज, और वो व्यक्ति आपके लिए अपने सारे ट्रिप्स को छोड़कर रुक गया है, ठीक है, तो एक बार रुक गया, दोबारा भी रुकता है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसा होता है बोल देते हैं हाँ भाई तू आ जाना मैं मिल लूंगा, लेकिन मिलते नहीं है। तो आपकी जो रिसर्च है उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबल या विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आप एक बार कोई रिसर्च करते हैं तो जो रिजल्ट अभी आया है सेम टू सेम रिजल्ट जो है वो बाद में भी आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इससे बात करते हैं हम नेक्स्ट, अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता से संबंधित विशेषताएं। मतलब कि इसमें साथ में क्या क्या चीजें चलती, कंसिस्टेंसी। अगर कोई चीज हो रही, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने आपको पहले बताया था जब हम पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं
कि मैं एक फॉर्मूला लगाऊं तो अगर मेरा आंसर 9 आ रहा है तो वैसे ही उसी फॉर्मूला को दोबारा अगर मैं किसी व्यक्ति से लगाऊं उसका भी 9 आंसर आए, इसका मतलब हमारी रिसर्च क्या है, रिलायबल है। मतलब कि मैंने एक बार कोई काम किया और वो वैसा ही हुआ, दोबारा करने पे भी वैसा ही रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिलायबल या विश्वसनीय है। इसको हम स्थिरता भी बोलते हैं, इसी को ही हम वेरिफिएबिलिटी या फिर सत्यापनशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, इसी को ही हम विश्वसनीयता को देखने के लिए इनका एक संबंध निकालते हैं जिसको हम रिलेबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, विश्वसनीयता गुणांक बोलते हैं या फिर संकल्प का गुणांक। ये विश्वसनीयता सही है नहीं उसका एक मैथमेटिकल प्रूव किया जाता है या न्यूमेरिक फॉर्म बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिलेबिलिटी कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, समझ में आया भाई? इसको हम पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, मतलब इसको सत्यापनशीलता या फिर रेप्लिकेबिलिटी भी बोला जाता है, क्रेडिबिलिटी भी बोला जाता है। तो जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, सॉरी इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो अलग अलग इनकी टर्मिनोलॉजी याद कर ले। विश्वसनीयता को क्रेडिबिलिटी भी बोला जाता है, रिलायबिलिटी भी बोला जाता है, वेरिफिएबिलिटी भी बोला जाता है, रेप्लिकेबिलिटी भी बोला जाता है और कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रेप्लिकेबिलिटी में, तो ये आप याद रखेंगे विश्वसनीयता क्या होती है। तीसरी हम बात करते हैं निश्चयात्मकता, डिफाइनेटनेस। यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। यहाँ सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के नियोजन, मतलब कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसको निश्चित रूप से सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान देना कि हम जो भी सूचनाएं या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनका जो भी नियोजन कर रहे हैं वो सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें आता है आपका नेक्स्ट वैधता, जिसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम सुने होंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से होते हैं? अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने किसी का स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस निकालने के लिए, स्ट्रेस मापने के लिए मैं उसको स्ट्रेस का ही साइकोलॉजिकल टेस्ट दूंगी ना। या आप सिंपल लैंग्वेज में ले लो, आपको सर दर्द हो रहा है तो मैं आपको पेट दर्द की दवा दूंगी क्या? बताइए। नहीं ना, तो मैं किसकी दवा दूंगी आपको? सर दर्द की। वैधता मतलब जो परेशानी है उसके लिए वही इलाज देना। या जैसे जो अगर मैं किसी का स्ट्रेस देख रही हूँ तो मैं उसको स्ट्रेस का ही क्वेश्चनर दूंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर नहीं दूंगी। अगर मैं किसी का डिप्रेशन देख रही हूँ तो उसको डिप्रेशन का ही क्वेश्चनर दूंगी। तो जब हम बात करते हैं साइंस में रिसर्च की, इसका मतलब होता है जो चीज जिसके लिए बनी है उसमें उसका उपयोग करना वैधता कहलाता है। और अगर ये सही है तभी आपकी रिलेबिलिटी होगी। मतलब कि वैधता जो है विश्वसनीयता से संबंधित होती है। वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, हिंदी में ये कट कर देना। वैलिडिटी मतलब बताया गया है कि ये क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए और सिस्टमैटिक एरर से मुक्त होना चाहिए, ये इसकी वैलिडिटी कहलाती है। किसी भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, मुझे अगर किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है तो मैं क्या देखूंगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट को देखूंगी? मरकरी डिजिटल देखूंगी या वो देखूंगी? स्पायरोमीटर देखूंगी क्या? नहीं देखूंगी। स्पायरोमीटर किसके लिए होता है? लंग कैपेसिटी देखने के लिए होता है। तो मैं रिसर्च में किस इंस्ट्रूमेंट का कहां पर कैसे उपयोग कर रही हूँ, यथार्थ रूप से उपयोग कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। समझ में आया भाई? हेलो, आया? जी जी अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप कौन कौन से? पहला होता है इंटरनल वैलिडिटी, जिसको हम आंतरिक वैधता बोलते हैं। उच्च आंतरिक वैधता को सुनिश्चित करने का अर्थ है दो या अधिक चरों के बीच बेहतर कॉजल रिलेशनशिप स्थापित करना। अब देखो, वैलिडिटी अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। वैलिडिटी किन के बीच में देखते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रेस, जैसे जनरली मैं बोलूं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मैं
ब्लड प्रेशर डिजिटल मशीन का ही उपयोग करूंगी, है ना। इसमें मैं आपका स्पायरोमीटर तो यूज नहीं करूंगी। तो इन दो वेरिएबल के बीच, एक तो ब्लड प्रेशर और इसको मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के बीच क्या कॉजल रिलेशनशिप है। कॉजल मतलब कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसका मेजरमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या ये कॉजल रिलेशनशिप को स्थापित रखने की क्षमता रखता है। इसको हम बोलते हैं उच्च या फिर आंतरिक वैधता। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में ज्यादा सत्य है, जहाँ कारण प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से होता है। मतलब ये कहाँ लेबोरेटरी में ज्यादा यूज होती है, जहां पर हम कॉज और इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। कितना एक सेकेंड ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की। इसका अर्थ है कि अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाले बाहरी कारक को नियंत्रित करना। एक चीज याद रखो, जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, दो वेरिएबल, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट मतलब होता है डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित चर। जैसे कि मैं अभी अपने मम्मी पापा पर आश्रित हूँ पैसों के लिए, तो मैं क्या हूँ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। किन पे आश्रित हूँ, मम्मी पापा पे। और मम्मी पापा यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो मुझे पैसे देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या हुआ, मैं फीस देती हूँ, रोज रोज मेरा हर महीने फीस लगती है, तो ये लोग मुझे फीस देते हैं। तो ये इन दोनों, क्या ये मुझे फीस देने में सक्षम है और क्या ये फीस नहीं देंगे तो मैं आगे पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी। तो हम इन दोनों के जब कारण और इफेक्ट देखते हैं तो इसको हम इंटरनल वैलिडिटी देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मम्मी पापा को सैलरी नहीं आई जिसकी वजह से मैं फीस नहीं दे पाई, तो ये जो सैलरी है ये बाह्य कारक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी में इस बाह्य कारक को हटाने की या नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इतना समझ में आया भाई? हेलो, यस मैम। ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या करते हैं, हम बाहरी कारकों को कंट्रोल या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंटरनल वैलिडिटी में दो वेरिएबल के बीच में संबंध को देखने की, उनके बीच के कारण सिद्धांत को देखने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी एक्यूरेसी की। जो दूसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, वैधता के जैसे ही होता है, एकदम सेम टू सेम, कि कोई चीज किसके लिए कितनी एक्यूरेट है। जैसे हम कभी कपड़े खरीदते हैं तो मेरा साइज एम है तो मैं एम साइज के ही कपड़े खरीदूंगी ना, अगर मैं एस साइज के कपड़े खरीदूं तो मुझे नहीं होगा। तो कितना कोई चीज एक्यूरेट है, यह वह विशेषता है जिसके अंतर्गत शोध प्रक्रियाएं आती हैं कि अगर हमारी प्रोसेस सही है तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो कितनी एक्यूरेट प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि लोग योग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो शीर्षासन में डायरेक्ट जाते हैं, जल्दी चल जाते हैं, लेकिन एक एक प्रोसेस के द्वारा जब जाते हैं एक्यूरेटली तो वो लंबे समय तक क्या कर पाते हैं, वहां पर होल्डिंग कर पाते हैं। तो एक्यूरेसी मतलब कि हम जो भी रिसर्च यूज कर रहे हैं उनकी प्रोसेस एक्यूरेट है क्या, उनमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट है क्या, ये सारी चीजों को देखा जाता है। शुद्धता को तभी मापा जा सकता है यदि अनुसंधान साधनों में यथासंभव उनका चयन किया गया। मतलब तभी आप एक्यूरेसी दे सकते हो जब आप सही चीज को लिए हो वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरेबिलिटी, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश्य है। हम कोई भी शोध करते हैं, हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि वो हम उसको जनरलाइज कर पाए कि ये प्रॉब्लम इतने लोगों में देखी गई तो यहाँ के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने डायबिटीज पे किया या किसी पे किया, तो मैंने कहा भाई कि जो लोग शहर में रहते हैं वो डायबिटीज के शिकार ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फैट ज्यादा लेते हैं, अनसेचुरेटेड फैट लेते हैं, सॉरी सेचुरेटेड फैट लेते हैं, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसलिए उनके अंदर मोटापा ज्यादा है, ओबेसिटी के शिकार ज्यादा है वो। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले रिसर्च की, फिर हमने इतने पॉपुलेशन में बताया कि भाई इतने पॉपुलेशन में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हर शोध का लास्ट जो ये मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो
सामान्य रूप से सभी जनरल पीपल में उसको क्या कर पाए, सामान्यीकृत कर पाए। अब इसमें बताया गया, इसको दो स्तरों में वर्णित किया गया। सामान्यतः पॉपुलेशन, सोर्स समष्टि मतलब पॉपुलेशन के छोटे से भाग पर होती है। ये जो होती है पूरे सभी पे नहीं होती। हमने ऐसा तो नहीं है कि मुझे ओबेसिटी नापना है और मैं पूरे दिल्ली में चले जाऊं, दिल्ली के पूरे एरिया को मैं कवर नहीं कर सकती ना, तो मैंने दिल्ली को 4 पार्ट में बांट दिया। नॉर्थ दिल्ली, ठीक है, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, ठीक है। मैंने दिल्ली को 3-4 पार्ट में बांट दिया। अब इन 4 पार्ट में मान लो मेरे पास ईस्ट दिल्ली में 500 लोग हैं, ईस्ट में भी 500 लोग हैं, इसे 500, तो मैंने 500 लोगों पे काम नहीं किया, मैंने हर 500 लोगों में से 50-50 लोग उठा लिए। तो मेरे पास कितने लोग हो गए टोटल, कितने हुए टोटल? 200। अच्छा, 50-50 उठाओगे 4 जगह तो 100 होंगे, हैं? कितना होगा भाई 50-50 उठाओगे तो? 200 होगा मैम, चारों जगह से उठाएंगे 200 होंगे ना मैम, मतलब 50-50 से 4 उठाएंगे तो। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता, जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं पूरी पॉपुलेशन में एक साथ नहीं करते, इनमें हम पहले सैंपल में करते, जिनको हम सैंपल करते हैं, पर इनके निष्कर्षों को समष्टि पर। अब पहले हम क्या करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं वो इन सैंपल पे करते हैं। ये जो सैंपल है ये पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कि मैंने देखा कि अब ये 4 लोग हैं, इनमें से भी अस्थमा की प्रॉब्लम किनको है, तो मैंने देखा भाई कि जो वेस्ट दिल्ली है यहाँ पर कम पॉपुलेशन होता है, यहाँ पर देखा मैंने ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ के लोग अगर 50 लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो मैं ये जनरलाइज कर सकती हूँ कि ईस्ट दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है, यहाँ के लोग ज्यादा पॉपुलेशन से प्रभावित होते हैं। तो हम जनरलाइजेशन करने के लिए पहले रिसर्च एक छोटे ग्रुप में करते हैं जिसको हम सैंपल बोलते हैं, और फिर उसको पूरे पॉपुलेशन पर लागू करते हैं, ठीक है। शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा बनती है। जो भी निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जो सभी के लिए सत्य माना जाता है। समझ में आया भाई इतना? हेलो। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब कि अनुभवात्मक रिसर्च। ये रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनुसंधान वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं पर होती है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है तथा वह प्रत्यक्ष अनुभवों का अवलोकन करता है। जो भी होता है रिसर्चर, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहा है, वो जाता है चीजों का एक्सपीरियंस करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर चीजों को लिखता है। तो हमेशा जो अनुसंधान होती है वो अनुभवात्मक होती है। दूसरा, कार्य कारण संबंध की महत्ता, कॉज और इफेक्ट इसमें देखा जाता है कि जो भी चीज अभी घट रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे मटका है, आप लोग ने पढ़ा होगा, मटका है तो मटके के पहले क्या रहा होगा, मटका अपने आप तो बन नहीं गया होगा, क्या था मटके के पहले? मिट्टी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब जैसे बारिश हुई है और कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो हम कीचड़ देख क्या अनुमान लगाते हैं कि बारिश हुई होगी पहले, एक दिन पहले, ठीक है, बारिश। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो वह इसमें देखा जाता है, कोई भी रिसर्च में कॉज और इफेक्ट देखा जाता है। वर्तमान में जो भी चीज घट रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण विद्यमान है, और भविष्य में जो होगा उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहेंगे। तो ये कॉज और इफेक्ट बेस पे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अनुसंधान चक्रीय होती है, मतलब सर्कुलर होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ ही समाप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च स्टार्ट की और आप एकदम उसके कंक्लूजन पे पहुंच गए कि आपने कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं माइग्रेन पे स्टार्टिंग मैंने प्रपोजल बनाया था, मैंने उसमें यौगिक मैनेजमेंट लिखा। अब मैंने देखा भाई मैंने यौगिक मैनेजमेंट तो दे दिया है, लेकिन जो सामने वाला, फिर मैंने जब रिजल्ट किया तो मैंने फिर लिमिटेशन दी कि भाई मैं जिस एरिया में कर रही थी वहां पर लोग बहुत कम थे, तो ये ज्यादा लोगों पे की जा सकती, तो ये एक और नई समस्या बन गई, ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं वो कभी ऐसा नहीं कि अंत हो जाएगा, एक समस्या खत्म हुई उसके बाद नई समस्या उसके साथ ही शुरू हो जाती है। हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं लेकिन तब तक कुछ और संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका निदान नेक्स्ट रिसर्च में जो भी रिसर्चर होता है वो करने की कोशिश करता है, या हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बताया गया आपका रिसर्च होती है वो लॉजिकल होती है। अनुसंधान जो होता है वो लॉजिक विचारों पे काम करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करेगा। तो अनुसंधान क्षेत्र में इंडक्शन का भी काम चलता है, डिडक्शन का, मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं, कोई भी चीजें हो गई उनका डिस्क्रिप्शन देना, और एक होती है डिडक्शन जो हम खुद करके जो हम साइंटिफिकली करते हैं, ठीक है। तो हम तार्किक रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आया भाई? हेलो, यस मैम। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिसर्च के टाइप की। तो पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगी, या पहले हिंदी में बता दूं? हिंदी में ऐसे अलग अलग, हिंदी में बता देती हूँ, पहले रुक जाओ, ठीक है। हम बात करेंगे अब अनुसंधान के प्रकार की, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की बहुत आवश्यकता है, ये नहीं याद रखने की किसके अंदर क्या है, हर रिसर्च का मतलब क्या है। आप ये सोच के मत चलना कि परिणाम के आधार पर 2 रिसर्च है तो ये होगी। हर एक इंडिविजुअल रिसर्च अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो रिसर्च के लिए होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, एक एक इंडिविजुअल रिसर्च को समझने की कोशिश करना। आया? अब हम पढ़ते हैं अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दिख रही है स्लाइड अच्छे से? यस मैम। चलिए हम अनुसंधान का वर्गीकरण करते हैं। तो अनुसंधान को यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तरीके से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ना है। कैसे? पहले तो वर्गीकरण के आधार पर, फिर इंडिविजुअल उसको पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिणाम के आधार पर, मतलब कि हम जब भी रिसर्च को उसके रिजल्ट या आउटकम के आधार पर देखते हैं तो ये 2 तरीके की होती है। पहली होती है मौलिक अनुसंधान, इसको हम बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी। मौलिक मतलब होता है जो इसके पहले कभी नहीं हुई है, मैं ही पहली बार कर रही हूँ। जैसे कि न्यूटन का सिद्धांत है, मैंने ही सबसे पहले उसको निकाला, इसको हम मौलिक रिसर्च बोलते हैं। व्यवहारिक क्या होती है? मौलिक रिसर्च जो चीज हो चुकी है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में हुई है, जो भी हुई है, उसको जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ व्यवहारिक। और जब मैं उसको एक्शन में लाती हूँ, अप्लाई करने का भी, जब मैं उसको एक्शन में लाती हूँ उसको बोलती हूँ मैं क्रियात्मक। तो परिणाम के आधार पर 2 तरीके की होती है, मौलिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक में ही अलग से आपका आता है क्रियात्मक, ठीक है। मौलिक को बोलते हैं बेसिक रिसर्च, व्यवहारिक को बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक को बोलते हैं एक्शन रिसर्च। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कि हमारी रिसर्च का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर 5 प्रकार की मेनली बताई गई है। सबसे पहली होती है आपकी वर्णनात्मक, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम पहले की हुई चीजों को वर्णन करते हैं। अब इनमें जो मैक्सिमम 4 हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सॉरी, वर्णनात्मक की ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। दूसरी होती है सह संबंधित, जिसको हम को रिलेशन बोलते हैं, 2 चीज के बीच में या 2 वेरिएबल के बीच में जब हम को रिलेशन देखते हैं। तीसरी होती है व्याख्यात्मक, मतलब कि एक्सप्लानेटरी, जिसमें हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर होती है एक्सप्लोरेटरी, जिसको हम पायलट स्टडी भी बोलते हैं। इसमें हम कोई भी बड़ी रिसर्च करने के पहले उसको छोटे फॉर्म में करके देखते हैं कि क्या सच में ये हो रहा है। जैसे मुझे 2000 लोगों पे काम करना है एक गांव के, तो मैं 2000 लोगों पे करने के पहले उसको 20 लोग में करके देखती हूँ कि क्या ये 20 लोगों में रिजल्ट आ रहा है। अगर आ गया और सब कुछ सही सही रहा तब फिर मैं 2000 में लाऊंगी, नहीं तो मैं क्यों डायरेक्ट 2000 में पैसा खर्च करूंगी। तो मैं पहले, जैसे मुझे देखना है कि क्या विटामिन डी का मेंस्ट्रुएशन में इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं पहले 20 लोगों को विटामिन डी की कैप्सूल दे के देखूंगी कि पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। इसको जनरली एक्सप्लोरेटरी से बोला जाता है, क्योंकि हम बड़ी चीजों को छोटी चीजों के द्वारा एक्सप्लोर करते हैं। पहले छोटा करके देखते हैं फिर बड़ा करते हैं। तो किसी भी रिसर्च को जब हम छोटे फॉर्म में करते हैं पहले, उसको हम समन्वेशी, पायलट स्टडी या एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं।
फिर आता है प्रायोगिक, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं और दोनों के बीच में हमें संबंध देखना होता है। तो इस तरीके से 5 आपकी होती हैं यहाँ पर, वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समन्वेषी और प्रायोगिक। वर्णनात्मक जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, इसमें ही 3 अलग अलग टाइप हैं, दिखते तीनों अलग अलग हैं थोड़ा फॉर्म में, बस एक जैसे ही हैं। पहली होती है एक्सपोज फैक्टर, जिसको हम घटनोत्तर बोलते हैं। घटनोत्तर मतलब कोई घटना हो गई उसके बाद उसको लिखना, इसमें हम उस घटना के पीछे के कारण पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि केदारनाथ में बाढ़ आई थी बहुत साल पहले, अभी ऐसे हिमाचल में आई, तो हम हिमाचल प्रदेश में आई, तो हम क्या करते हैं, हम केदारनाथ, जैसे हम टीवी सीरियल वाले, ये सॉरी क्या कहते हैं, न्यूज वाले, तो हम जाते हैं वहां के लोगों से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था तो क्या क्या चीजें हुई। तो घटना होने के बाद जब हम किसी चीज को बनाते हैं उसको बोलते हैं हम घटनोत्तर, ठीक है। दूसरा होता है ऐतिहासिक, इतिहास में कोई चीज हो गई उसी चीज को, जैसे कि पहले इतिहास में पेड़ बचाने के लिए सब लोग पेड़ में चिपक जाते थे, तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें वाटर बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेव सॉइल करना है तो हम सॉइल में क्या कर सकते हैं, तो पिछली चीजों को लेकर हम नए में क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको हम ऐतिहासिक रिसर्च बोलते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब वही पुरानी चीजों को थोड़ा डीप मीनिंग में, इससे भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम एनालिसिस करते हैं उसको हम विश्लेषणात्मक कहते हैं। आगे मैं इनके टाइप पढ़ाऊंगी आपको, ये सारे टाइप अच्छे से डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर 2 तरीके की होती है, आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव आपकी होती है, ठीक है। इसके बारे में कल बताया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के आधार पर कि कौन सी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, तो या तो हम क्वालिटेटिव यूज करते हैं या क्वांटिटेटिव, या फिर दोनों यूज करते हैं। तो एक होती है क्वांटिटेटिव जिसको हम मात्रात्मक बोलते हैं, दूसरी होती है क्वालिटेटिव, और एक इसी में होती है मिश्रित, मतलब वो क्वालिटेटिव भी होगी क्वांटिटेटिव भी होगी, मतलब जरूरी नहीं, जैसे कि मैंने एक रिसर्च ली जिसमें मैं पूरे न्यूमेरिकल या नंबर यूज कर रही हूँ, पूरे एक्सपेरिमेंट सब कर रही हूँ। एक है जिसमें मैं केवल वेदों और उपनिषदों में ओम का वर्णन कर रही हूँ, तो ये गुणात्मक हो गई। एक ऐसा है जिसमें मैं इसको भी उपयोग कर रही हूँ इसको भी उपयोग कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं मिश्रित। गुणात्मक के अंतर्गत बहुत सारी आती है, जिसमें से नृजाति आपसे पूछा जा सका है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी बोल रही हूँ, बताऊंगी अभी आगे। तो इसमें आता है आपका समूह केंद्रित पहला, जो कि फोकस ग्रुप होता है, प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, गहन साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है आपका, कथनात्मक मतलब नरेटिव, घटनाजन्य मतलब फिनोमिनल नृजाति, ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन मतलब इंडिविजुअल, प्रदत्त आधार मतलब डेटाबेस। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी रिसर्च जो है, या एक आध और दे देगा, आपकी गुणात्मक रिसर्च के अंतर्गत आती है, तो आपको ये याद रखनी है कौन कौन सी गुणात्मक में आती है, अभी मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी। फिर आती है जांच के आधार पर। जांच के आधार पर 2 तरीके की होती है, एक तो स्ट्रक्चर्ड होती है और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रक्चर्ड और क्वांटिटेटिव और आगमन एक है, निगमन गुणात्मक और असंरचित एक जैसी होती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। अब आती अवधारणा के आधार पर कि हर व्यक्ति की अवधारणा कैसी, तो पहला होता है वैचारिक, वैचारिक मतलब हमारे थॉट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड। दूसरा होता है अनुभवदायक, व्यक्ति का कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए क्या है उसको वैचारिक बोलते हैं। दूसरा होता है कि हमने अनुभव किया और अनुभव के आधार पर कोई रिसर्च की, इसको हम अनुभव सिद्ध रिसर्च बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें मैंने आपको सबसे पहले कौन सा बताया था, परिणाम के आधार पर, जिसको हम आउटकम बोलते हैं। इसमें 2 थी आपकी, फंडामेंटल और अप्लाइड। अप्लाइड के बाद एक थी आपकी, कौन सी थी जल्दी बताओ, बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या मैम? हाँ क्या मैम, एक बार बोले। अप्लाइड के बाद कौन सी रिसर्च बताई थी, एक्शन रिसर्च बताई थी, ठीक है। चलिए फिर हमने पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर, 5 प्रकार की थी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये 5 आपकी होती हैं।
फिर आता है आपका लॉजिक के आधार पर, तो डिडक्टिव और इंडक्टिव आपकी होती है, आगमन निगमन जिसको बोलते हैं। फिर प्रोसेस के आधार पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव एक जैसा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड, ये तीनों एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव, क्वालिटेटिव और अनस्ट्रक्चर्ड, ये तीनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी मोड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आइडिया और कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला होता है कंसेप्चुअल, जिसको हम वैचारिक बोलते हैं, और दूसरा होता है एम्पिरिकल। इतना समझ में आया टाइप? कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी ये होती हैं, ठीक है भाई। जी मैम। यस मैम। ठीक है। रिसर्च के टाइप बहुत जरूरी है, फिर रिसर्च के स्टेप बहुत जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है भाई कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यस मैम। नृजाति इथनोग्राफी बोलते हैं मैम, आया था पिछले बार और मेरा दोनों गलत था। हाँ, इथनोग्राफी वाला